अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप लोग सारे? अल्लाह का शुक्र है, अब तो हमारा माशाल्लाह कांटेक्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह अब हम इश्यूज वगैरह जो होंगे वो डायरेक्टली वहाँ पे भी सॉल्व कर सकेंगे। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप। आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे टैग कर दें साथ, मतलब मुझे कर दें क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आई विल आंसर यू देयर। जो इश्यूज आपने बताया था इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा दोबारा, जैसे एक इशू बताया था कि वो रीडेबल नहीं थी स्लाइड्स। लेक्चर नंबर 6 हमारा, इसकी तरफ वापस आते हैं। ये हमने 5 में भी पढ़ा था, आइडेंटिफाइंग टॉपिक्स, मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। आज हम ना इन पे थोड़ा सा क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करेंगे, जिससे हमें बेसिकली हम आज प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वो स्कीम्स जो है ना वो मेरे साथ शेयर हो गई हैं कि आप लोगों की किस स्कीम पे असेसमेंट होगी, ठीक है। तो मैं आपके साथ ना वो स्कीम नेक्स्ट में इंशाल्लाह शेयर करूंगा और उसके साथ मैं उसको डिस्कस भी करूंगा कि इस तरह आप लोगों की असेसमेंट होगी, ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं आज। The bulk of an expository paragraph is made up of supporting sentences, details, which help to explain or prove the main idea. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, what is an expository paragraph? एक्सपोजिटरी का वर्ड है एक्सपोजिशन से, और एक्सपोजिशन होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है जानना, ठीक है। जैसे स्लाइड में मैंने भी बताया ना कि एक्सपोजिटरी का वर्ड एक्सपोजर से निकला। मैं इस तरह की भी आप लोगों को वो, ये इसमें लिखा नहीं है, ये आप लोग नोट कर लें, ये इस तरह का भी मैं आपको वो एमसीक्यू दूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ स्लाइड्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, उसमें फिर ये एक इशू आ जाता है जी कि लेक्चर नहीं से सुना जाए। आप लोग बस स्लाइड से तैयारी कर लें, तो इस तरह ना कीजिएगा। स्लाइड्स शुड हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग द लेक्चर। थैंक यू। एक्सपोजिटरी का वर्ड निकला है एक्सपोजिशन, एक्सपोजर से, और एक्सपोजर का मतलब होता है आप लोगों को अक्वेंट करें सिचुएशन से, ठीक है। लोगों को या किसी को भी अक्वेंट करें, उनको फेमिलराइज करें, उनको बताएं उसके बारे में। एक्सपोजर, एक्सपोजर, एक्सपोजर देना, इंट्रोडक्शन देना। आम इस्तेलाह में कहें तो इंट्रोडक्शन देना किसी चीज का। तो जो अमूमन आपने देखा होगा जो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता है उसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, क्योंकि आप पहली लाइन कहने के बाद, जो आपका टॉपिक सेंटेंस है वो कहने के बाद आपकी कोशिश ये होती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स आप दें और ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दें, ताकि जो बात आप कह रहे हैं ना वो ऑथेंटिकेट हो जाए, ऑथेंटिक हो जाए। तो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के अंदर हमें बहुत ज्यादा सपोर्टिंग डिटेल्स मिलती हैं, इसलिए कि जो हमारा स्टैंस है ना वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाए। विच हेल्प टू एक्सप्लेन और प्रूव द मेन आइडिया, जिसका पर्पज ये होता है कि वो एक्सप्लेन करें और प्रूव करें मेन आइडिया को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस, तो आप ये करेंगे जी हेल्प टू एक्सप्लेन और प्रूव द मेन आइडिया, ठीक है। इससे यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। These sentences present facts, reasons, examples, definitions, comparisons, contrast and other pertinent details. यूजली क्या होता है जी, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना इनके अंदर फैक्ट्स होते हैं। आप हकाइक पे बात करते हैं। फैक्ट क्या होता है जी? फैक्ट होता है कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है। आपका ओपिनियन या मेरा ओपिनियन फैक्ट नहीं है, या हमारी फूफो ने क्या कहा ये फैक्ट नहीं है, या हमारे घर में जो काम करने आ रही है ये वो जो बता के जा रही है कि वो फैक्ट नहीं है। इट्स एन ओपिनियन। मेरा जो है वो ओपिनियन है। फैक्ट ये होता है कि यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड ट्रुथ हो जिसको सब मानते हो, ठीक है। जैसे हम एक मानते हैं गॉड इज वन, गॉड इज वन, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं। उसके अलावा फैक्ट और क्या हो सकता है? द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सॉरी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी कमेंट में पढ़ा, लास्ट लेक्चर के कमेंट में किया हुआ था, ये इन्होंने क्या कहते हैं, अभी मेरे जहन से नाम निकल गया इनका, वीलॉग्स हैं, एक आपकी क्लासमेट है उनके, नर्सेज आर डेडिकेटेड, यस आई बिलीव नर्सेज आर वेरी डेडिकेटेड। तो ये भी एक फैक्ट है। अब मेरे लिए तो ये एक फैक्ट है, वैसे तो नॉर्मली ओपिनियन कंसिडर किया जाता है। खैर ये मैं मजाक ही कर रहा था, ये एक ओपिनियन है, नर्सेज आर डेडिकेटेड। वैसे मेरा पर्सनल मानना है कि अब नर्सेज बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। हमें ना देखना चाहिए कि डॉक्टर्स और नर्सेज के दरमियान में किस तरह जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनकी सर्विसेज को, उनकी ड्यूटी आर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है हमारे मुल्क में ना। ये फैक्ट्स है, रीजंस है, आपने रीजंस देनी होती हैं जी कि क्यों ऐसा, कोई वजह है तो क्यों है। एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस है, तारीफ करते हैं। तारीफ से मुराद यहाँ पे वो वाली तारीफ नहीं जो हम पसंद करते हैं। ये भी एक नेचर है इंसान की कि उसे हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है और हर इंसान को उसकी बुराई बुरी लगती है।
डेफिनेशन से यहाँ पे मुराद है किसी चीज को डिफाइन करना। कंपैरिजन होगा, आप चार्ट्स बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, आप मतलब पैराग्राफ बना के, होलोग्राम्स होते हैं वो बना के कंपैरिजन कर सकते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं दो चीजों के। कंपैरिजन होता है सिमिलैरिटीज निकालना, ठीक है। कंट्रास्ट होता है डिससिमिलैरिटीज निकालना, वो चीजें बताना जो आपस में ना मिलती हो। अनदर पर्टिनेंट डिटेल्स, और दूसरी डिटेल्स जो कि मतलब आपका जो स्टैंड है ना उसको, उसके पर्टिनेंट हो, पर्टिनेंट का मतलब रेलिवेंट हो और उसको सपोर्ट करें। मेरी कोशिश होती है हर वर्ड को भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि देखिए हम डायरेक्टली तो नहीं कर पा रहे इस वक्त। खैर अब वो वर्ड्स के ग्रुप से हो जाएगा ताकि कोई ना कोई चीज मिस ना हो, आपको समझ है, ठीक है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एक्सपैंड ऑन द मेन आइडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है सपोर्टिंग डिटेल्स, क्योंकि ये मेन आइडिया को एक्सपैंड करती हैं, मेन आइडिया पे बात करती हैं। मेन आइडिया इन्हीं के ऊपर तो डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आपका एक 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या सपोर्टिंग डिटेल्स पे, ठीक है ना जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स, तो ये सारा आप इस पे आंसर कर सकते हैं। द सपोर्टिंग डिटेल्स हेल्प टू एक्सप्लेन और प्रूव द मेन आइडिया। These sentences present facts, reason, examples। तीन इनमें से कोई चीज कर ले और ये they are the most important because they expand on the main idea। ठीक है जी, is it clear? I think it's clear, we should move now। The last sentence of a paragraph is likely to be a concluding sentence। mostly होता यही है कि जो आपका पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, यानी वो जो भी पैराग्राफ के अंदर बात की है ना आपने उसको कंक्लूड करेगा, उसका नतीजा निकालेगा। इट इज यूज्ड टू सम अप अ डिस्कशन। ये आपने जो भी डिस्कशन किया ना पैराग्राफ के अंदर, जैसे हमने बात की थी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, तो ड्रग एडिक्शन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स आपने डिस्कस किए पैराग्राफ में, उस सारे डिस्कशन को ये सम अप करेगा। लास्ट सेंटेंस मोस्टली लास्ट सेंटेंस ही होता है। टू एम्फसाइज अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे भी साथ ही फोकस करेगा। जो आपका टॉपिक सेंटेंस था ना, जिस पॉइंट पे आपने स्टार्ट लिया, उस पॉइंट को ये एम्फसाइज दोबारा करेगा, बट इन अ न्यू वे। देखो डिफरेंस टॉपिक सेंटेंस में और कंक्लूडिंग सेंटेंस में यही होता है कि आप एक नए अंदाज से वही पॉइंट पे एम्फेसिस कर रहे होते हो। और टू रीस्टेट ऑल और पार्ट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, जो बाद में भी आपसे कर रहा था, या तो मुकम्मल रीस्टेट दोबारा कहना, ऑल या तो मुकम्मल या पार्ट ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। जो टॉपिक सेंटेंस था ना जिसपे आपने एम्फेसिस किया किसी सब्जेक्ट के ऊपर, या तो उसको मुकम्मल ये रीस्टेट करता है या थोड़ा सा रीस्टेट करता है, सो एज टू ब्रिंग द पैराग्राफ टू अ क्लोज, ताकि जो आपका पैराग्राफ के अंदर डिस्कशन हुई है ना उसको कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो what is the purpose of a concluding sentence? It is used to sum up a discussion, to emphasize a point, or to restate all or part of the topic sentence so as to bring the paragraph to a close. This is the purpose of a concluding sentence। And most likely mostly जो last sentence होता है वो concluding sentence होता है। The last sentence may also be a transitional sentence leading to the next paragraph। अच्छा, last sentence जो होता है ना आपका, वो ट्रांजिशन सेंटेंस भी हो सकता है जो कि अगले पैराग्राफ की तरफ आपको लेके जाए, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है। सिर्फ वो कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं होता, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हो सकता है और ट्रांजिशन सेंटेंस भी हो सकता है, जो कि आपको नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि क्या आपने नेक्स्ट पैराग्राफ से किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो लास्ट सेंटेंस आपका कंक्लूडिंग भी हो सकता है, ट्रांजिशनल भी हो सकता है, दोनों सूरतें पॉसिबल है। थर्ड है सिंपल क्या कहते हैं, सिंगुलरली अपना कंक्लूडिंग भी हो सकता है, ट्रांजिशनल भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन भी दोनों का हो सकता है। तो ये सारा है लास्ट सेंटेंस के बारे में, और इसको आप कर सकते हो कंक्लूडिंग सेंटेंस। इस पे भी देखिए 2 मार्क्स का एक आपका वो क्या कहते हैं क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज लाइकली टू बी अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। मोस्टली जी लास्ट सेंटेंस जो होता है ना कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, इसमें आप डिस्कशन सम अप करते हैं, एम्फसाइज करते हैं पॉइंट, रीस्टेट ऑल और अदर पार्ट्स ऑफ द टॉपिक, ताकि आप क्लोज पर लिख रहे हैं। इतना भी कर लेंगे तो 2 मार्क्स के लिए इनफ है। लास्ट लाइन ना भी ऐड करें तो इट्स ओके, अगर कर भी देते तो डजंट मैटर, इट्स बेटर कि आप इतना ही लिखें, टू द पॉइंट लिखना है। पेपर अटेम्प्ट करते हुए एक बात मैं आपको पहले कह दूं, मिड हो या फाइनल हो, आप लोगों ने पेपर में उतना लिखना है जितना आपसे पूछा गया है, कि धड़ा धड़ा धड़। एक बात अभी सुन ले, मैं वर्ड लिमिट्स दूंगा, अगर आप लोगों ने वर्ड लिमिट्स क्रॉस की तो मैंने आके नंबर काट देने। मैं वैसे ऐसा टीचर हूं नहीं नंबर जालिम टाइप जो नंबर काटता हूं, लेकिन आप वर्ड लिमिट्स ना क्रॉस कीजिएगा, वर्ड लिमिट के अंदर रहकर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं जी। ऑफ कोर्स द पैराग्राफ्स यू विल बी रीडिंग विल बी पार्ट ऑफ सम लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग। बिलाशुबा आप जो पैराग्राफ्स पढ़ रहे होंगे ना,
वो एक बड़ी राइटिंग का हिस्सा होगा। यानी ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप नर्सिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो एक अच्छा खासा बड़ा लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होगा जिसमें से कोई चीज़ आप निकाल के पढ़ रहे हैं। अ टेक्स्ट बुक चैप्टर देखें ना, एक किताब का चैप्टर, अभी आप अपनी मेडिकल की बुक्स के चैप्टर देखें, वो एक पैराग्राफ पे तो नहीं होते ना, वो तो अच्छे खासे बड़े होते हैं। अ सेक्शन ऑफ अ चैप्टर, या एक चैप्टर का सेक्शन होगा, और अ न्यूज़पेपर और मैगजीन आर्टिकल, या न्यूज़पेपर होगा या मैगजीन का आर्टिकल होगा। Besides expository paragraphs in which new information is presented and discussed, इसके अलावा expository paragraph के अलावा जिसके अंदर expository paragraph जिसके अंदर new information दी जाती है, these longer writings contain 3 types of paragraphs. इनके अंदर 3 और किस्म के पैराग्राफ होते हैं, इंट्रोडक्टरी, ट्रांजिशनल एंड समराइजिंग। उससे पहले ये जरा अंडरलाइन करने हैं आप, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के बारे में ये भी उसने आपको बता दिया कि न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट इज, जैसे ये बनाया जा सकता है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, तो यूनिक फीचर उसका ये है कि उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, वैसे इंट्रोडक्शन में भी दी जाती है, तो यूनिक फीचर है ये किया जा सकता है। आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना अगर एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में, तो उसमें ये आप ऐड कर सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड। अच्छा जी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कौन सा होता है? वो पैराग्राफ जिसमें अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, टॉपिक सेंटेंस दें और डिटेल्स दें, वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। ट्रांजिशनल पैराग्राफ कौन सा होता है? देखिए फॉर एग्जांपल आप ड्रग एडिक्शन के इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अब आपने इफेक्ट से जाना है उसकी रेमेडीज पे, सॉल्यूशंस पे, तो आप बीच में एक पैराग्राफ लिखेंगे जो कि ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स होगा। तो इफेक्ट्स उसके आप सम अप करेंगे और आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट्स दायमी और कभी खत्म नहीं हो सकते, आप इन्हें खत्म कर सकते हैं। किस तरीके से? इन तरीकों से खत्म कर सकते हैं, हम आपको रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से रेमेडीज सजेस्ट करेंगे। तो वो जो इफेक्ट्स बता रहे थे, जब आप रेमेडीज बताएंगे ना, देखिए ऊपर इफेक्ट्स है, नीचे रेमेडीज है, उनके दरमियान में जो एक पैराग्राफ आएगा ना, वो ट्रांजिशनल होगा क्योंकि वो इफेक्ट से आपको रेमेडीज की तरफ लेके जा रहा है। आई होप सो इट्स क्लियर। तो ऐसे पैराग्राफ हम ट्रांजिशनल कहते हैं जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके जा रहा हो। जैसे हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस की बात की थी, वो ट्रांजिशनल भी हो सकता है, यानी वो एक पैराग्राफ को ऐड करके नेक्स्ट पैराग्राफ में जब जा रहा है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर रहा है, न्यू आपको पॉइंट दे रहा है। समराइजिंग पैराग्राफ, समराइजिंग भी हो सकता है जिसमें जैसे लास्ट कंक्लूडिंग होते हैं, अमूमन समराइजिंग ही होते हैं पैराग्राफ, जिसमें आप सारा का सारा जो आपने डिस्कशन किया होता है उसे समराइज करते हैं। उसके जो डिटेल होता है ना, उसके एक ब्रीफ, कहते हैं ना दरिया को कोजे में समा देना, उस तरीके से ना ब्रीफ अंदाज में बयान करते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इनके ऊपर पूरा पूरा आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं ये भी चले। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स टेल यू in advance such things as, introductory paragraphs जो होते हैं ना आपको एडवांस में बता देते हैं the main ideas of the chapter or section। जैसे मैंने आपसे बात की थी टॉपिक सेंटेंस और टॉपिक के बारे में, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स होंगे ना, वो आपको जो भी मेन आइडिया है ना चैप्टर के अंदर और सेक्शन के अंदर, उसके बारे में आपको बताएंगे। हाउ द टॉपिक इज डेवलप्ड, इंट्रोडक्शन में ये भी आपको बताया जाएगा वो टॉपिक किस तरह डेवलप होगा। एंड द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द टॉपिक, और राइटर का टॉपिक के ऊपर एटीट्यूड क्या है। यानी 3 थिंग्स। फर्स्टली, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन किया जाएगा मेन आइडिया के बारे में, टॉपिक के बारे में, किस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा टॉपिक किस तरह डेवलप होगा। जैसे ड्रग एडिक्शन है ना, अब हमने पहले मेन आइडिया आपको बता दिया जिस सेक्शन का ड्रग एडिक्शन पे हम बात करने लगे हैं और हम उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स पे बात करें। फिर जब सपोर्टिंग डिटेल्स आएंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक किस तरह डेवलप हो रहा है, कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। सोसाइटी, आपका जो सोसाइटी का एसेंशियल फैब्रिक है ना, यूथ, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। फिर उनकी जो मेंटल और फिजिकल कंडीशन है वो भी डिटेरियोरेट होती जा रही है। थर्डली, जो एकेडमिक्स है उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो ये आप टॉपिक को डेवलप कर रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर कि किस तरह टॉपिक डेवलप हो रहा है। फिर राइटर का एटीट्यूड क्या, फिर राइटर खुद भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे तो देगा ना कि हमें ड्रग एडिक्शन ठीक नहीं है, ये अच्छी नहीं है, जो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो भी आपको टॉपिक का नजर आएगा। तो ये 2 मार्क्स एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि what are the essential features of an introductory paragraph, और what do you cover in introductory paragraph, ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का ना। और क्या किया जा बन सकता है जी कि what are the features of a introductory paragraph, तो what is in the introductory paragraph। देखिए डिफरेंट वे से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसमें ये आंसर करेंगे ये सारा जी कि introductory paragraphs tell you in advance such things as। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में आपको एडवांस में इस तरह की चीजें पता चल जाती हैं कि बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर क्या आने वाला है, द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर ऑफ द सेक्शन। पहले पैराग्राफ होता है ना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ,
तो उससे पता चलता है तो पूरे चैप्टर और सेक्शन में किस चीज के ऊपर बात होगी, हाउ द टॉपिक इज डेवलप, वो जो टॉपिक है ना वो किस तरीके से डेवलप होने वाला है, क्योंकि जो आप सपोर्टिंग डिटेल्स दोगे ना उनके ऊपर आप जाके गहराई में आगे बात करोगे। एंड द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द टॉपिक, और जो टॉपिक है उस पर राइटर का क्या स्टैंड है, क्या वो उसके हक में है, क्या वो उसके खिलाफ है, या वो बिल्कुल न्यूट्रल है, या वो उसे फैक्ट स्टेट कर रहा है, वो ना हक में ना खिलाफ में, उसे आपको बता रहा है कि सिचुएशन ऐसी है। नेक्स्ट आ जाए जी, detailed paragraphs are usually short. Their sole function is to expand on the thesis of the paper and provide answers to the reader's questions using details, descriptions, facts and opinions. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो अच्छा लगा। तो आप ना ये डिटेल पैराग्राफ को भी 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जहन में रखिएगा कि आप ये पूछ लिया जाए व्हाट इज अ डिटेल पैराग्राफ। तो जी डिटेल पैराग्राफ्स आर यूजुअली शॉर्ट, ये अमूमन बहुत शॉर्ट होते हैं। Their sole function is to expand on the thesis of the paper. Thesis क्या होता है? मेन सब्जेक्ट। थीसिस होता है जिसके ऊपर आप जिसकी आप तहकीक कर रहे हैं। तो इनका मेन फंक्शन जो होता है ना डिटेल पैराग्राफ का, वो ये होता है कि जो पेपर का थीसिस है ना, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर पूरा क्या कहते हैं, एक्सपैंड करें, उसको एक्सपैंड करें, उसको बयान करें। एक्सपैंड का मतलब जहां जाए ध्यान में रखिएगा, बयान करें। एंड प्रोवाइड्स आंसर्स टू द रीडर्स क्वेश्चंस, और जितने भी रीडर्स ने आपके सवालात किए ना उन सब के जवाब दें। डिटेल पैराग्राफ का असल पर्पस ये होता है कि वो रीडर्स के जो क्वेश्चन है उनका जवाब दें यूजिंग डिटेल्स बता के, डिटेल्स के साथ उनकी रीजन देंगे, फैक्ट्स देंगे, एग्जांपल्स देंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे। ठीक है, वो जो चीज़ें हमने पीछे सारी पढ़ी थी। डिस्क्रिप्शंस दें उनकी, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, और अपने ओपिनियंस भी शेयर किए जा सकते हैं। तो डिटेल पैराग्राफ का पर्पस यही होता है कि रीडर्स के क्वेश्चंस के आंसर किए जाए। नेक्स्ट आ जाइए समराइजिंग। Summarizing paragraphs are used to restate briefly the main ideas of the chapter or section. Summarizing basically concluding paragraph ही होता है जो आपने, जिसमें आप सारा का सारा जो होता है ना, अच्छा लाजमी नहीं है कि concluding, उससे पहले वाला भी हो सकता है। ठीक है, कंक्लूजन में आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली समराइजिंग जो है ना वो आपका कंक्लूडिंग ही होता है। Summarizing paragraphs are used to restate briefly the main ideas of the chapter or section. आपने पूरे चैप्टर के अंदर, सेक्शन के अंदर जो भी मेन आइडियाज डिस्कस किया ना, आप उनको रीस्टेट, दोबारा वही बातें कहते हैं मुख्तसर अंदाज में। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन और समराइजिंग का पर्पस क्या होता है। द राइटर में ऑल्सो ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम दीज आइडियाज। राइटर जो होता है ना, इन आइडिया से कोई कंक्लूजन भी बना सकता है और कंक्लूजन भी निकाल सकता है, और स्पेकुलेट ऑन सम कंक्लूजंस बेस्ड ऑन द एविडेंस ही शी हैज प्रेजेंटेड। जो भी राइटर ने, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी राइटर ने पॉइंट्स कंक्लूड किए ना, उनकी बेसिस पे वो कोई मजीद कंक्लूजन भी निकाल सकता है। ठीक है, यानी आपने एक कंक्लूजन निकाला जिसकी बेस पे आप मजीद एक और कंक्लूजन निकाल लें। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल क्या बात की जाए, कोई मेडिकल आप देख लें, हाँ जी, आपने कंक्लूड किया, एक स्टडी की है जो कि आपने रैट्स के ऊपर की है, और आपने कंक्लूड किया जी कि इसके बड़े बेनिफिशियल इफेक्ट्स आए हैं रैट्स के ऊपर, चूहों के ऊपर। हमने एक स्टडी की, वैक्सीन लगा लो या कुछ भी बना लो, मेडिसिन की है। तो अगर वही हम किसी और एनिमल पे भी कर लेना तो उसके अच्छे नतीजे जा सकते हैं, और फिर हम सिलसिलावार अगर देखें तो हो सकता है इंसानों पे भी अच्छे नतीजे जा जाए। तो इस तरह एक कंक्लूजन से अपने दूसरा कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ ये इंट्रोडक्शन और समराइजिंग का एक बड़ा अहम फंक्शन होता है। जब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अच्छा लिखते हैं ना, और बेसिकली जब आप इंट्रोडक्टरी और समराइजिंग पैराग्राफ करते हैं, इससे होता क्या है कि कोई एक बंदा जो स्किम करना चाहता है ना, कि बुक आपकी देखना चाहता है कि यार मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, तो वो स्किमिंग क्या करेगा, वो इंट्रोडक्शन और समराइज पैराग्राफ जो है ना वो देख लेगा। अगर उसको वो पढ़ के इंटरेस्टिंग लगा तो वो आगे पढ़ लेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आगे आप लोगों ने रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के लिए आप लोगों ने जब आर्टिकल्स देखने होंगे ना, अब इतने ज्यादा आर्टिकल्स हैं, टॉपिक ढूंढना है, तो ये तो नहीं है ना कि आप सारे आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ने लग जाओगे, जर्नल्स। आप लोग क्या करोगे, आप स्किमिंग करोगे। स्किमिंग के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, समराइजिंग पढ़ोगे। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको अभी से गाइड करता रहूं ताकि आप लोगों को आगे मसला ना है। ठीक है, आपको याद आएगा, मतलब इंशाल्लाह आपको, शायद मैं तो याद ना रहूं, लेकिन आपको ये जरूर याद रहेगा कि कोई आपको ये गाइड करता रहा है। चले, अच्छा, डिटेल्स पैराग्राफ और डिटेल पैराग्राफ, समराइजिंग, और ये हो गए। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक लम्हे तक तो बहुत से लोग इस तरीके से वो पेपर चेकिंग भी करते रहे हैं कि वो इंट्रोडक्शन और आपका जो कंक्लूजन होता है ना वो पढ़ लेते हैं, बीच में से थोड़ा देखते हैं। ये बड़े बड़े लेवल पे मैं बात करूँ, इवन जॉब के जो बहुत से पेपर आपके होते हैं वो इस तरीके से चेक होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से अंदाजा हो जाता है कि आपका मेन स्टैंड क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं और आपने कैसे उसे डेवलप किया और किस तरीके से आप जा रहे हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्रोडक्शन और समराइजिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग जो होते हैं समराइजिंग पैराग्राफ्स। चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं।
रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द स्टेटेड मेन आइडिया। आपने जो पैराग्राफ आ रहा है ना उसको पढ़ना है और उसके बाद आपने उसका मेन आइडिया बताना है। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू आर एबल टू कंक्लूड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। फिर आपने अपने अल्फाजों में बताना है कि आपने जो इंफॉर्मेशन देखी उससे आपने क्या कंक्लूड किया। चले जी, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में पढ़ के खामोश हो जाऊंगा, 3 मिनट्स आपको दूंगा, आप लोगों ने फिर उससे बनाना है, मेन आइडिया बताना है और आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस भी करना है। चले, फर्स्ट है जी, मैं स्टार्ट करूं। द रूल्स ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन आर क्लियर। एग्जामिनेशन के दौरान जो एग्जाम करने लेने का तरीका होता है ना, रूल्स होते हैं, वो बहुत क्लियर होते हैं। नो बुक्स, नो कैलकुलेटर्स और पेपर्स आर अलाउड इन द टेस्ट रूम। जिस कमरे में आपका पेपर होता है ना, वहां पे कोई किताब, कैलकुलेटर और पेपर की इजाजत नहीं होती। प्रॉक्टर्स विल नॉट अलाउ एनीवन विद सच आइटम्स टू टेक द टेस्ट। प्रॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल इजाजत नहीं देते कि आप इस तरह की चीजों के साथ टेस्ट लें। एनीवन कॉट चीटिंग विल बी आस्क्ड टू लीव द रूम। कोई भी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे कमरे से निकाल दिया जाएगा। His or her test sheet will be taken, उसका जो टेस्ट पेपर होगा वो भी ले लिया जाएगा। The incident will be reported to the proper authority, जो कोई प्रॉपर अथॉरिटी होगी ना, मतलब जो भी आके टीचर होते हैं या उस एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके साथ सुपरिंटेंडेंट होते हैं, उनको बता दिया जाएगा फौरन। At the end of the test period, जब टेस्ट का टाइम मुकम्मल हो जाएगा, all materials will be returned to the proctor, तो प्रॉक्टर को तमाम मटेरियल जो है वो दे दिया जाएगा। Failure to abide by these rules will result in a failing grade for this test. किसी ने इन रूल्स पर अमल नहीं किया तो वो टेस्ट में फेलिंग ग्रेड उसको मिलेगा, मतलब फेल कर दिया जाएगा टेस्ट में, ठीक है। ये पैराग्राफ है, जरा से 3 मिनट्स को जरा अच्छी तरीके से पढ़ें और आप खुद बनाए। मैं खामोश होता हूँ, आप बनाए कि आप इसका अपना क्या कहते हैं मेन आइडिया क्या है और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है। आई थिंक दैट्स इनफ। अब हम आगे चलते हैं। आंसर देखिएगा, यू शुड हैव अंडरलाइन द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ, दिस इज द स्टेटेड मेन आइडिया। आपका जो फर्स्ट सेंटेंस था ना, वही स्टेटेड मेन आइडिया था। और आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या था? द रूल्स ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आर क्लियर। यही आपका मेन आइडिया था कि जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के जो भी रूल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। दैट वाज योर मेन आइडिया। स्टेटेड भी बड़ा क्लियर था। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस द इंफॉर्मेशन इज, अच्छा, और इस कंक्लूजन से क्या आपने ये सारा पढ़ा, पैराग्राफ आपका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये था, इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल्स यू विल ऑटोमेटिकली फेल द टेस्ट। अगर आप एग्जाम्स के अंदर जो रूल्स है ना वो फॉलो नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस आपका क्या था? दिस कंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन थी जिसमें लिखा हुआ था फेलिंग टू अबाइड बाय द रूल्स विल रिजल्ट इन फेलिंग ऑफ द टेस्ट। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे टेस्ट के अंदर। तो देखें, मेन आइडिया जो है नॉर्मली हमें वो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मिल जाता है। इसी तरीके से जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसके अंदर हमें कंक्लूडिंग आइडिया जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। You cannot comprehend the subject matter if you haven't identified the topic, the main idea and the supporting details. आप एक सब्जेक्ट को ना अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते अगर आपने टॉपिक को, मेन आइडिया को और सपोर्टिंग डिटेल्स को अच्छी तरीके से ना जाना हो। मेरे ख्याल हमने इन चीजों को बहुत डिस्कस कर लिया, हम आगे चलते हैं। Read each paragraph carefully, choose the best answer to question that follows. अब
हम ना प्रैक्टिस करने लगे हैं। एक पैराग्राफ आएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, फिर उसका जो बेस्ट आंसर आपको लगेगा ना वो आपने बताना है कौन सा क्या होगा जी। अच्छा, इसके अंदर से आपने उसका मेन आइडिया जो है ना वो निकालना है। तो अब इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, एक दफा मैं पढ़ देता हूँ। जॉन लव्स टू प्ले गेम्स, जॉन जो है वो गेम्स खेलना पसंद करता है। हिज फेवरेट गेम इज चेस, उसकी फेवरेट पसंदीदा गेम चेस है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। जॉन ऑल्सो लाइक्स टू प्ले लेस डिमांडिंग बोर्ड गेम्स दैट आर बेस्ड मोस्टली ऑन लक। वो जॉन जो है वो जो कम मेहनत तलब गेम्स है ना, बोर्ड गेम्स है, वो खेलना वो भी खेल लेता है, जो कि डेट आर मोस्टली बेस्ड ऑन लक, जो कि लक पर होती है। जैसे लूडो होगी, आप लूडो देखना ना, वो लक पे जरा तकदीर पे ज्यादा होती है। ही प्रेफर्स मोनोपली बिकॉज इट रिक्वायर्स लक एंड स्किल, वो मोनोपली भी खेलता है, को पसंद को प्रेफर तरजीह देता है, क्योंकि वो भी तकदीर पे चलती है। मोनोपली अगर आप लोगों ने खेली हो तो आपको याद होगा, मोनोपली के अंदर जमीनें आप लोगों ने खरीदनी होती हैं, डाइस फेंक फेंक के जितने पैसे वो आते हैं आप उस जगह पे जाते हैं, और अब पैसे आपके पास होते हैं तो आप वो खरीदते जाते हैं। इफ ही इज अलोन, अगर तो वो अकेला होता है। जॉन लाइक्स टू प्ले एक्शन वीडियो गेम्स, जॉन जो है वो एक्शन वीडियो गेम्स जो वो खेलना पसंद करता है। एज लॉन्ग एज दे आर नॉट टू वायलेंट, तब तक अगर वो बहुत ज्यादा वायलेंट ना हो, ठीक है। तो अब जरा इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। मैं आपको 1 मिनट है, 1 मिनट जरा इसके ऊपर गौर कीजिएगा, फिर बताइएगा इसका स्टेटेड मेन आइडिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्लासरूम से मैंने भी देखा वो ओपन हो रहा है। सॉफ्ट कॉपी जो है ना वो मैं आपकी जो सियान है ना उनको ईमेल्स कर रहा हूँ, तो वो फिर आप लोगों को आगे से सेंड कर देंगे। चलें जी, आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इसका मेन आइडिया क्या है, एक दफा गौर से जल्दी से देख लें। ठीक है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था। अल्फा ऑप्शन है, जॉन डिसलाइक्स वायलेंस, ठीक है। जॉन वायलेंस को पसंद नहीं करता है, बिल्कुल लास्ट लाइन में ये इतना कहा गया था कि वो गेम्स नहीं खेलता जिसमें वायलेंस ज्यादा हो। बीटा, हम ए बी सी डी को अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा पढ़ेंगे ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, वरना बाजू का बी बोले तो डी लगता है, तो इसलिए कंफ्यूजन होती हैं। जॉन लाइक्स टू थिंक, जॉन सोचना पसंद करता है। फर्स्ट लाइन में उसने कहा था उसे चेस पसंद है क्योंकि वो थिंकिंग के ऊपर है, ठीक है। चार्ली, जॉन एंजॉयज मोनोपली, जॉन को जो मोनोपली गेम है वो पसंद है, ये उसने मेंशन भी किया था, ठीक है। डेल्टा है, जॉन एंजॉयज प्लेइंग गेम्स, जॉन को गेम्स खेलना पसंद है। क्या आपका आंसर है? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट्स क्वाइट क्लियर, दैट इज द आंसर इज डेल्टा। डेल्टा आंसर है क्योंकि उसका फर्स्ट लाइन के अंदर ही जॉन के बारे में कहा गया था कि जॉन गेम्स खेलना पसंद करता है। आपने ना सिर्फ ये नहीं करना कि आंसर लगा लिया, आप ना अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं बात करूं, पेपर में बेशक सिर्फ आंसर करें, अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने बाकियों को निगेट भी करना है कि वो गलत क्यों है, ताकि उससे आपको बड़ा क्लियर होता जाए कि मेन आइडिया किस तरह देखते हैं। जॉन डिसलाइक्स वायलेंस, क्या ये पूरे पैराग्राफ में इसके ऊपर बात की गई है? नहीं। पूरा वो क्वेश्चन था ना, आपने बार बार पूछना था व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, तो क्या पूरे पैराग्राफ में वायलेंस की बात हुई है? नहीं। थिंकिंग की बात हुई है? नहीं। मोनोपली की बात हुई है? नहीं। मोनोपली तो एक छोटा सा पार्ट था, थिंकिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट था, ये डिसलाइक वायलेंस वाला बहुत छोटा सा पार्ट था। तो मेन पूरे टॉप जो बात हो रही थी ना पैराग्राफ में, वो ये डेल्टा आंसर है। जॉन एंजॉयज प्लेइंग गेम, कि जॉन को जो है गेम्स खेलना पसंद है। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मारिया इज वॉचिंग टू मच टेलीविजन, मारिया बहुत ज्यादा टेलीविजन देखती है। A toddler should not be spending hours staring blankly at a screen. एक टोडलर उस तरह के बच्चे को कहते हैं जो लड़खड़ा के नहीं चलते। आप में से भी शायद किसी की जो मैरिड है उनमें से किसी के बच्चे भी हों, ये छोटे छोटे बच्चे जो पाँवों पे चल रहे होते हैं, टोडलर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पाँवों पे वगैरह हानि नहीं चलने वाले होते हैं, तो टोडल करते हैं ना, इसलिए उनको टोडलर कहते हैं। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, आप तो मेडिकल के आप लोग ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं हम हमारी निस्बत बाकियों की निस्बत, कि ये जो टॉडलर्स होते हैं उनको ज्यादा देर तक एक स्क्रीन के सामने नहीं बैठने देना चाहिए। Worse yet, some of her wild behavior has been inspired by those awful cartoons she watches. But वर्स सेकंड फॉर्म होती है बुरे की, बैड की, तो ये होगा बदतर। बदतर ये है कि उसका जो वाइल्ड बिहेवियर, बाज होता है वो जंगली वाला बिहेवियर करती है, क्योंकि वो इंस्पायर्ड है उन
अजीब और गरीब बुरे कार्टून से जो वो देखती है, बदनुमा कार्टून से। वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम रीडिंग बुक्स, हमें तो ज़्यादातर टाइम जो किताबें पढ़ने में गुजारना चाहिए विद हर, एंड पुल द प्लग ऑन द टीवी, और टीवी का प्लग जो है ना वो निकाल दें, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम जो है टीवी देखने में लगा रही है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। 1 मिनट आपके पास, जरा इसको पढ़ लीजिएगा, फिर मेन आइडिया देखते हैं क्या है। I think that's enough. चलें जी. What is the main idea? What is the main idea of the paragraph? Alpha. Watching a lot of television is isn't good for Maria. मारिया का रोजाना बहुत ज्यादा मारिया का बहुत ज्यादा टीवी देखना उसके लिए अच्छा नहीं है। एक पॉइंट। बी, बुक्स आर गुड, किताबें अच्छी हैं। सी, चार्ली सॉरी अल्फा बीटा चार्ली ऑल कार्टून्स आर बैड, तमाम कार्टून्स बैड होते हैं। डेल्टा, सम कार्टून्स आर बैड फॉर मारिया। डेल्टा ये जी चंद कार्टून जो मारिया के लिए बुरे हैं। मेन आइडिया यही था कि मारिया बहुत ज्यादा टेलीविजन देखती है जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। ये मेन आइडिया था जो हमें फर्स्ट लाइन में ही उसके टोन से अंदाजा हो गया था। मारिया वॉचेस अ लॉट ऑफ टेलीविजन समथिंग, इस तरह जो लाइन थी। ठीक है, तो हमारा इसका जो मेन आइडिया आंसर होगा वो अल्फा, वॉचिंग अ लॉट ऑफ टेलीविजन इज इन गुड फॉर मारिया। बहुत ज्यादा टेलीविजन देखना, टीवी देखना मारिया के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आ जाए बीटा क्यों गलत है। बुक्स आर गुड, ये उसने सिर्फ ये कहा था कि मारिया के लिए बुक्स अच्छी, पॉइंट था। ऑल कार्टून्स आर बैड, वाज इट इन द पैराग्राफ? नो, ये तो उसने पॉइंट पैराग्राफ में कहा ही नहीं है कि सारे कार्टून्स बुरे होते हैं। सम कार्टून्स आर बैड फॉर मारिया, नो, ये भी उसने नहीं कहा। ये तो वो सेंटेंसेस है जो थे ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्टेटेड मेन आइडिया जो है वो दैट्स क्वाइट क्लियर, दैट वाज अल्फा, वॉचिंग अ लॉट ऑफ टेलीविजन इज इन गुड फॉर मारिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। Samantha. Samantha एक कैरेक्टर का नाम है। I cannot eat or sleep when you are gone. Samantha, कोई बात, मतलब हस्बैंड जैसे अपनी वाइफ से बात करके कह रहा है कि जब आप नहीं होती तो मैं खा पी नहीं सकता। I need to hear your scratchy voice and see your lovely toothless smile. अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुझे पसंद है कि मैं आपकी आवाज सुनूं और आपकी मुस्कुराहट को देखूं। I miss that special way that you eat soup with your fingers. और मैं ये भी मिस करता हूँ वो वे जिस तरीके से आप अपने क्या कहते हैं सूप पीती हैं उंगलियों से। प्लीज कम होम सून, जल्दी घर आ जाए। जैसे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को लिखा है। सही है जी, चलें जी, इसको जरा पढ़ लें, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका स्टेटेड मेन आइडिया क्या है। ये टाइम आप लोगों को इसलिए देता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, अच्छी तरीके से सोच लें, क्योंकि मुझे याद है जब हमने ये काम किए थे ना तो हमें टीचर्स प्रैक्टिस कराते थे अच्छा खासा, और प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आपको आती हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ? अल्फा, समंथा यू हैव बैड मैनर्स। बीटा, ये पाकिस्तानी हस्बैंड हो गया एकदम। समंथा यू शुड सी अ डेंटिस्ट। उसने स्माइल की बात की थी ना। चार्ली, समंथा आई मिस यू। डेल्टा, समंथा आई हैव लॉस्ट माय एपेटाइट। अच्छा जी, अल्फा देखिएगा ये गलत है, क्योंकि इसमें आंसर क्या है जी? आंसर है चार्ली, समंथा आई मिस यू। वो हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहा है कि वो उसे मिस करता है बहुत ज्यादा जब वो नहीं होती। अच्छा जी, अल्फा है जी,
Samantha, you have bad manners. उसने कहीं ये नहीं कहा कि आपके manners bad हैं, तो that information was not in the paragraph. Beta. Samantha, you should see a dentist. He didn't say this. उसने ये भी नहीं उसको कहा था कि आप डॉक्टर के पास जाएं. Charlie's answer, Delta Samantha, I've lost my appetite. उसने ऐसा भी नहीं कहा था. उसने इतना पॉइंट एक दिया था कि जब वो नहीं होती तो वो मिस करता तो उससे खाया पिया नहीं जाता. ठीक है जी, आगे चलते हैं जी. एक्सपोजिटरी पैराग्राफ ए. ये मजे का, ये सारा पढ़ेंगे. उसके बाद आपने इनमें से बताना है कौन सा टॉपिक क्या कहते हैं जी, टॉपिक क्या है पूरे पैराग्राफ का. पैराग्राफ नंबर ए, डू यू हैव अ फेवरेट सीजन. अब एक बंदा जो दूसरे से पूछ रहा है कि क्या आपका मतलब जैसे आपका कोई फेवरेट सीजन है, पसंदीदा मौसम है. विंटर मौसम सरमा, फॉल खिजा, ऑटम होता है, फॉल भी ठीक है. स्प्रिंग मौसम सरमा, विंटर होता है सर्दी, मौसम सरमा. विंटर सर्दी को कहते हैं. फॉल हो गया खिजा, स्प्रिंग हो गया बहार. हैव मैनी एडवांटेजेस. विंटर फॉल एंड स्प्रिंग हैव मैनी एडवांटेजेस. इन स्प्रिंग्स के बहुत इन मौसमों के बड़े फायदे होते हैं. हाउएवर समर टाइम इज माय फेवरेट सीजन बिकॉज इट ऑफर्स द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द बीच एज वेल एज द एक्सिलरेशन ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स. अच्छा जी, देखिए 4 है, 4 वेदर होते हैं हमारे भी, 4 ही होते हैं. ये विंटर है सर्दी मौसम सरमा, फॉल है खिजा, स्प्रिंग है बहार, और जो चौथा है वो समर टाइम है. अब उसने सवाल किया कि आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है, तो उसने जवाब दिया कि तीनों मौसम जो है उनके अपने एडवांटेजेस हैं, सरमा के खिजा के बहार के. हाउएवर ताहम समर टाइम इज माय फेवरेट सीजन. उसको जो जवाब दे रहे हैं ना रिस्पोंडेंट, उसको जो है मौसम गर्मा पसंद है बिकॉज इट ऑफर्स, क्योंकि ये पेश करता है द ट्रांक्विलिटी ऑफ द बीच, कि आप मौसम गर्मा में बीच में जाके पुरसकून, ट्रैंक्विलिटी तो सुकून एनवायरनमेंट में जाके बैठे, एज वेल एज द एक्सहेलरेशन ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स. इसके अलावा आपको सांस लेने वाले आउटडोर स्पोर्ट्स भी मिलते हैं. अच्छा, ये उसने क्यों कहा, क्योंकि सरमा में ना वहां पे सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, यूरोप वगैरह का लग रहा है कहीं, तो वहां पे वो लोगों की जिंदगी जो है ना मुंजमद हो जाती है. तो जैसे ही मौसम गर्मा आता है ना तो वो लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं फिरते खेलते हैं. तो वो ये भी कह रहा है कि आउटडोर स्पोर्ट्स जो होता है ना, बाहर खेलने वाला, उसका सांस लेने वाला जो खेल है वो आप खेल सकते हैं, यानी आप खेल सकते हैं, आप बीच में जा सकते हैं, पुरसकून हो सकते हैं. तो इसलिए उसे मौसम गर्मा पसंद है. फर्स्ट, पहली बात तो ये है, सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ अ सैंड ड्यून, एक रेत का जो तोदा होता है ना उसकी दूसरी तरफ बैठे होना. हिडन बाय सी ऑट्स एंड सिज, जिसके साथ सी ऑट्स होते हैं, समंदर के साथ ऑट्स होते हैं, छोटी छोटी कश्तियां. सेज, एज सच, वो जो एज बनी होती है ना सी की, वहां पे छोटी छोटी कश्तियां होती हैं, उसके साथ हम वहां पे बैठे हो. आई एम लुकिंग एट द अटलांटिक ओशन, मुझे पसंद है कि मैं अटलांटिक ओशन को देखूं. यानी वो कह रहा है कि रेत के तोदों की साइड पर बैठे हुए छोटी छोटी कश्तियां हैं, एज किनारा है, और वहां से बैठ के अटलांटिक ओशन को देखना बहुत पसंद है. स्कैनिंग फॉर डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स को ढूंढना. स्कैन एंड पेलिकन्स, ये फिश के नेम है जी, डॉल्फिन्स और पेलिकन्स को स्कैन करना. स्कैन का हमने पढ़ा था स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना, यानी इतने बड़े समंदर में इतना कुछ नजर आ रहा होता है, आप वहां पे बैठ के डॉल्फिन और पेलिकन्स को ढूंढ रहे होते हैं. Looking at something larger than I am gives me a sense of awe. मेरे अपने से बड़ा किसी चीज को देखना, यानी देखो ना वो समंदर को देख रहा है, मेरे से खुद से बड़ी कोई चीज जो कि समंदर है उसको देखना, गिव मी अ सेंस ऑफ ओ एंड ग्रेटिट्यूड. तो वो मुझे हैरान कर देती है, और शुक्र करने में ग्रेटिट्यूड, ओ होता है हैरान करना, ग्रेटिट्यूड शुक्र करने की तरफ माइल करती है. एंड प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप फॉर सम डीप म्यूजिंग्स, और मुझे एक बैकड्रॉप देती है. बैकड्रॉप होता है ना, यानी कोई आपके जहन में कोई चीज पीछे चल रही होती है, तो वो देती है डीप म्यूजिंग. म्यूजिंग होता है सोचना, कि मैं बहुत ज्यादा सोचूं. जब आप अपने से बड़ी एक चीज को देखते हैं ना, तो आप किसी चीज को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं. पहाड़ों को, समुद्रों को देखकर आपको हैबत आती है, और आप सोचते हैं कि इनको बनाने वाला भी तो कोई है ना. सेकंड, इसके अलावा सेकंड दूसरी बात यह, समर टाइम प्रोवाइड्स मी विद चेंज टू गो सेलिंग, सर्फिंग एंड हाइकिंग अलोंग द शोर. समर टाइम में वो कहता है मुझे वक्त मिल जाता है कि मैं सेलिंग, कश्ती चलाऊं. सर्फिंग होता है ये जैसे स्केटिंग बोर्ड होता है ना, इस तरह का एक लेकर ना ये सर्फ करते हैं पानी में. एंड हाइकिंग अलोंग द शोर, और वो कह रहा है जी कि किनारे पे जाके मैं हाइकिंग करूं. हाइकिंग होता है पहाड़ों के ऊपर चढ़ना. द एक्सरसाइज इनहांसेस माय सेंस ऑफ वेल बीइंग, ये जो एक्सरसाइज मश्क वो करता है ना, इससे उसकी वेल बीइंग जो है ना वो अच्छी होती है. एंड क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है होपफुल होना, और वो अपनी जिंदगी में पुरुमीद हो जाता है. चलें अब इसे आप खुद एक दफा पढ़ें और बताएं जी इसका टॉपिक क्या है.
आई थिंक द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज अल्फा, समर टाइम। मेरे ख्याल से भी ये अल्फा है। बीटा है जी सीजन्स एट द बीच, नो, उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक बात की थी। वेज टू डेवलप ऑप्टिमिज्म नहीं है, तो उसने एंड में एक पॉइंट दिया, वो भी ये उसने कहा है कि ऑप्टिमिज्म डेवलप करने का तरीका है, लेकिन मेन टॉपिक जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं ना, वो समर टाइम है। क्योंकि देखिए ना, क्वेश्चन से पता चलता है, फर्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन है डू यू हैव अ फेवरेट सीजन, और उसका जो भी आंसर होगा वो मेन टॉपिक हो जाएगा उसका। डू यू हैव अ फेवरेट सीजन, विंटर फॉल एंड स्प्रिंग हैव मेनी एडवांटेजेस, हाउएवर समर टाइम इज माय फेवरेट सीजन। यहां पे उसने उसका आंसर किया, इट मींस कि दैट इज द टॉपिक। नेक्स्ट पे आ जाए जी, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ बी। A rite of passage, according to psychologists, is an event that promotes movement from one stage of life to another. राइट होता है कोई रस्म होना, वो कह रहा है राइट ऑफ पैसेज के जिंदगी, पैसेज पैसेज होता है रास्ता, यानी रास्ते की जो एक रस्म, यानी जिंदगी इंसान की जो एक फेज है ना, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात कहते हैं, इज एन इवेंट, ये एक वाकया है दैट प्रॉम्प्ट्स मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू अनदर। ठीक है, वो आपकी जिंदगी, ये जो माहिर नफ्सियात का कहना है कि वो आपकी जिंदगी का एक ऐसी दैट सॉरी इज एन इवेंट, एक वाकया है दैट प्रॉम्प्ट्स मूवमेंट, जो आपकी जिंदगी में हरकत लाते हैं फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू अनदर, आपकी जिंदगी के एक मौके से दूसरी जगह। ये राइट ऑफ पैसेज का मतलब यहाँ पे रस्म और रिवाज है, कोई रिवायत होना, कोई रिवाज होना, कोई रस्म, कोई कस्टम या ट्रेडिशन। वेडिंग्स एंड ग्रेजुएशंस आर टू एग्जांपल्स ऑफ न्यू बिगनिंग्स। अब देखिए दो एग्जांपल्स हैं, एक वेडिंग्स, शादी होना, हमारे यहाँ तो लड़के और लड़कियों की कामयाबी को शादी से जोड़ा जाता है, खासतौर पे लड़कियों की। आप देखें ना, एक लड़की को तब कामयाब समझा जाता है जब वो मैरिड होती है। इसी तरीके से लड़कों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब का हासिल करना, जॉब, घर, गाड़ी। तो ये आ गई ग्रेजुएशन, क्योंकि वो जब ग्रेजुएट होंगे तो वो अच्छी जॉब, घर, गाड़ी या पोजीशन पे जाएंगे। लड़कियों के साथ भी ये चीज़ें एसोसिएट होने लगी हैं, हाँ हाँ होने लग गई हैं, अब होने लग गई हैं। अब रिश्ते के लिए हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए होती है। तो वेडिंग्स और ग्रेजुएशन हमारे यहाँ दो एग्जांपल्स हैं नई बिगनिंग्स की, नई शुरुआत होने की, दैट आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट राइट्स ऑफ पैसेज, जिनको आप जिंदगी का एक बहुत बड़ा रस्म समझते हैं ना। फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम, दुल्हा और दुल्हन के लिए, अ वेडिंग सिग्निफाइज द कन्वेनेंट ऑफ फिडिलिटी, कॉवेनेंट ऑफ फिडिलिटी। कॉवेनेंट होता है, बड़ा क्रिश्चियनिटी में ये वर्ड यूज किया जाता है। कॉवेनेंट होता है कि आप अहद करते हैं, ये अहद तोड़े नहीं जा सकते, ये हमारे कोई जरदारी, ये नवाज शरीफ और ये हमारे पीटीआई वाले अहद तोड़िए, तो कॉवेनेंट होता है वो अहद जब तोड़े ना। तो शादी जो है ना, दूल्हा और दुल्हन के लिए शादी जो है ना, वो एक ऐसा कॉवेनेंट ऑफ फिडिलिटी, एक मुआहदा है वफा का। अच्छा, फिडिलिटी का वर्ड जहन में रखिएगा, लॉयल्टी होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, सिर्फ वो वाली वफा जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होती है ना, उसे फिडिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी और के साथ हो रही है ना, तो फिर वो फिडिलिटी नहीं है, वो बेवफाई है। एंड द कपल्स पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ लव, और पूरी दुनिया के सामने जब आप शादी कर रहे हैं तो आप पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत को ला रहे हैं। मेकिंग द प्रॉमिस फॉर लाइफ बिफोर लव वंस इज द फर्स्ट स्टेप टू द न्यू लाइफ टुगेदर। एक प्रॉमिस करना एक नई जिंदगी का उन लोगों के सामने जो आपके महबूब हैं, कि आपकी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम है। ग्रेजुएशन ऑल्सो सिग्निफाइज अ राइट ऑफ पैसेज। जब आप ग्रेजुएट होते हैं, जैसे आप लोग होंगी इंशाल्लाह, ये डिग्री अपनी हासिल करेंगी, तो वो भी आपकी जिंदगी के अंदर एक नया मकाम लेकर आ जाएगा। देखिए, लोग अभी आपके एडमिशन के बाद ही आपको बड़ी इज्जत दे रहे होंगे कि देखिए आप पढ़ी लिखी हैं, फर्दर आप मजीद आप लाइफ में आगे जा रही हैं। टेस्ट विल नॉट बी शेड्यूल, टेस्ट जो होंगे ना वो आपके शेड्यूल नहीं होंगे, एंड पेपर वर्क विल नो लॉन्गर बी ग्रेडेड ऑन अ कर्व। और इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि किसी पेपर के ऊपर आपके ग्रेड लगाए जाएं। वेदर इट इज हाई स्कूल और कॉलेज ग्रेजुएशन, चाहे आप स्कूल से या यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, स्टूडेंट्स एक्नॉलेज दे आर बिगिनिंग अ न्यू पाथ ऑन देयर जर्नी। स्टूडेंट्स को खुद ये बात मालूम होती है और वो एक्नॉलेज करते हैं कि वो जिंदगी के एक नए रास्ते पर जा रहे हैं। द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज, इस टॉपिक पैराग्राफ का टॉपिक क्या है? चले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने एक दफा अगर पैराग्राफ पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। अ साइकोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, एक साइकोलॉजिस्ट का जिंदगी के बारे में क्या नजरिया है। उसने ये नहीं कहा था कि जिंदगी के बारे में साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। वो ये कह रहे हैं राइट ऑफ पैसेज के बारे में साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, तो ये गलत हो गया। स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के डिफरेंट स्टेजेस, ये हो सकता है। न्यू बिगनिंग इन लाइफ, हाँ ये भी हो सकता है। न्यू बिगिनिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेडिंग्स, ये नहीं हो सकता।
चले जी, पहली बात द इंपॉर्टेंस ऑफ वेडिंग्स, ये तो उसने बात ही नहीं की, तो ये नहीं हो सकता। अब इस पे आ जाए जी, अ साइकोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये भी नहीं हो सकता। ये दो हैं जी, स्टेजेस ऑफ लाइफ और न्यू बिगनिंग ऑफ लाइफ, इन दोनों में से बताएं कौन सा होगा। सोचे 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 सोचे, आई जस्ट गॉट द आंसर। पहले सेंटेंस को पढ़े, अ राइट ऑफ पैसेज, जिंदगी का एक वाक्य, इवेंट या रस्म रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट के यहाँ इज एन इवेंट, एक वाक्य दैट प्रॉम्प्ट्स मूवमेंट, जो कि आपकी जिंदगी में हरकत लाता है, फ्रॉम वन स्टेज ऑफ लाइफ टू अनदर, एक से दूसरी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे वो जिंदगी में डिफरेंट स्टेजेस की बात नहीं कर रहा, तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ नहीं होगा, ये होगा न्यू बिगनिंग इन लाइफ। बेसिकली वो यही बात कर रहे हैं कि एक राइट जो होता है ना, आपकी लाइफ के अंदर एक नई बिगनिंग लेकर आता है। द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज न्यू बिगनिंग इन लाइफ। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर किसी को क्लियर ना हो तो वो मुझसे बात कर सकता है, पूछ लीजिएगा। Expository paragraph number 3. Coveted sports cars are impressive status symbols signifying influence, competence and privilege. Coveted होता है कोई चीज जो आपको मतलब हसरत पैदा करे ना आपके अंदर। वो कह रहे हैं जी coveted sports car, ये जो आपने देखी ना बड़ी महंगी तरीन गाड़ियां जो होती हैं, impressive status symbols, ये बड़े मुतासर कुन status symbols हैं। सिग्निफाइंग इन्फ्लुएंस, जो कि आपकी इन्फ्लुएंस होता है पैसा, कॉम्पिटेंस कि आप काबिल एंड प्रिविलेज, और आपकी इज्जत को जाहिर करते हैं। देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है ये जो स्पोर्ट कार्ड्स है ना, जिनके पास होती है, हम समझते हैं बड़े अमीर है, इनका असर और रसूख भी बहुत है। People rationalize that they are purchasing a Corvette, BMW Z3 or even a Dodge Viper for their safety record, their quality construction or the value they are receiving in a high performance car. लोग जो है ना रैशनलाइज करते हैं यानी लॉजिक देते हैं कि वो क्यों ये गाड़ियां खरीद रहे हैं, कॉर्वेट, BMW Z3 और इवन डॉज वाइपर। वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इनके अंदर सेफ्टी रिकॉर्ड्स होते हैं, ये ज्यादा सेफ होती हैं। उनकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन उनकी बहुत अच्छी है, और द वैल्यू दे आर रिसीविंग इन हाई परफॉर्मेंस कार, और वो इस चीज को वैल्यू करते हैं कि वो एक ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जो हाईली परफॉर्मिंग है। देखिए ना, और गाड़ियां भी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन लोग अपने आप को रैशनलाइज करते हैं कि नहीं हम तो ये गाड़ियां इसलिए खरीद रहे हैं, हालांकि असल में ये स्टेटस सिंबल है। However, they are also saying, वो ये भी कहते हैं, look at me, I can afford this expensive vehicle. मेरी तरफ देखो, मैं तो इसकी इस्तात रखता हूँ कि ये व्हीकल ले लूँ, so I'm obviously successful. तो तभी तो मैं, इसका मतलब ये है कि मैं कामयाब हूँ। हमारे यहाँ तो कामयाबी का एक स्टेटस सिंबल ये भी है ना कि घर हो, गाड़ी हो, शादी कर लें आप, तो आप कामयाब हो गए। तो ये स्टेटस सिंबल्स इसी तरीके से गाड़ी का भी स्टेटस सिंबल है। हालांकि ये कामयाबी के सिंबल ये नहीं होने चाहिए। कामयाबी ये होनी चाहिए कि कौन सा इंसान किस चीज़ से सेटिस्फाई है। अगर एक इंसान अपनी माँ की खिदमत करके खुश है ना, तो वो उसमें कामयाब है, चाहे उसके घर गाड़ी बंगला वगैरह ना हो। A truly successful person, however, does not necessarily need to spend a small fortune on transportation. एक बड़ी प्यारी बात है, एक असल में जो कामयाब इंसान है ना, उसको जरूरत नहीं है कि वो एक अच्छा खासा मतलब अपना फॉर्च्यून जो है ना, to spend a small, हाँ, a truly successful person, however, does not necessarily need to spend a small fortune on transportation. एक जो इंसान है जो कि अच्छा खासा मतलब कमाता है, उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो अपने फॉर्च्यून का एक हिस्सा जो स्मॉल भी हो वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लगाए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे बारबरा वॉल्टर्स डज नॉट इवन ओन अ ड्राइवर्स लाइसेंस। ये जो ड्राइवर बारबरा वॉल्टर्स जो है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, ये एक अमीर इंसान ही होगा। हाउएवर अ वेरी वेल्थी ड्राइवर कैन राइट फुली रैशनलाइज। हाँ, अलबत्ता एक बड़ा अमीर ड्राइवर है, वो ये रैशनलाइज कर सकता है, अपने आप को लॉजिक दे सकता है, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, मैं तो माशी तौर पे ठीक हूँ, आई डिजर्व एक्सपेंसिव टॉय बिकॉज आई वर्क हार्ड फॉर इट। और हाँ, मुझे चाहिए कि एक बड़ा अच्छा खिलौना अपने लिए लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की इसके लिए। कॉन्सिक्वेंटली द कार इज मोर देन जस्ट अ फन डाइवर्जन। वो कहता है कि नतीजा ये है कि जो कार है ना, वो सिर्फ एक फन डाइवर्जन नहीं है, इससे भी बड़ी चीज है। बात वो कर रहे हैं स्टेटस सिंबल है ये बेसिकली। आप देखें ना, ये अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें क्योंकि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, तो यानी उनका कहना यही है कि आपको कोई वो लोगों का वहां पे बड़ा ये मुहिम चल रही है इंटरनेशनली इनके ममालिक में कि जो लोग पर्सनल प्राइवेट गाड़ियां यूज करें, गाड़ियां ना यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात स्टेटस सिंबल से रिलेटेड कर रहा है। द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज, मेन आइडिया पैराग्राफ का कहाँ है? सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4। सेंटेंस 1 पढ़े जी, अल्फा सेंटेंस 1। Coveted sports cars are impressive status symbol signifying affluence, competence and privilege. एक ये हो गया, क्या ये है जी? मुझे तो अभी तक यही लगता है, हम बाकी भी देख लेते हैं। उसने कहा जी coveted sports car जो है ना, बड़ा
अच्छा एक स्टेटस सिंबल है आपके दौलत, कॉम्पिटेंस और प्रिविलेज को दिखाने का। सेंटेंस 2, people rationalize that they are purchasing a covered BMW Z3 or even a Dodge Viper for their safety record, their quality consumption or the value they are receiving in a high performance car। ये नहीं हो सकता मेन आइडिया, क्योंकि ये पहले वाली बात को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्टिंग डिटेल है, ये मेन आइडिया नहीं हो सकता। सेंटेंस 3 देखिएगा जी, however they are also saying look at me, I can afford this expensive vehicle so I'm obviously successful। this is again a supporting detail, ये भी supporting detail है, तो सेंटेंस 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी फर्स्ट आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। सेंटेंस 7 है, consequently the car is more than just a fun diversion। फिर बात होगी कार के ऊपर। अब देखें ना, हमने बात की थी कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग होता है, उसमें आप वही बातें कर रहे हो तो घुमा फिरा के देखो, उसमें वही फिर कार की बात कर रहा है कि वो सिर्फ कार डाइवर्शन नहीं है, उससे बढ़कर है। उससे बढ़कर क्या है, वो बात वो सेंटेंस नंबर 1 में कह चुका है कि वो एक इंप्रेसिव स्टेटस सिंबल है। तो जी ये आपका मेन आइडिया क्या है, वो आपका सेंटेंस 1 में है, अल्फा आंसर है। थैंक यू। आई थिंक ये प्रैक्टिस करके मुझे तो बड़ा मजा आया, होपफुली आप लोगों को भी मजा आया होगा, और इसके बाद मुझे यकीन है कि आप लोग इस इंशाल्लाह अच्छी तरीके से मेन आइडिया, टॉपिक, सपोर्टिंग डिटेल्स को अच्छी तरीके से ढूंढने के काबिल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।